तो वो लीवर हमने तो क्या ठीक किया, ये वाला जी, यहाँ वाला हम लीवर भी नहीं किया, यहाँ पॉइंट होता है जी एक, वो ठीक किया, वो कहते जी आपका फैटी लीवर ठीक हो गया। अच्छा वो एक ने क्वेश्चन किया, अच्छा जो यहाँ वाला दर्द निकालते हो पॉइंट कहाँ देते हो? मैं किसी सर यहाँ तो खाली 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देखिए फैटी लीवर ठीक हो गया। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल जो है अलग केमिकल बनाने के लिए जो लीवर यूज करता है वो यूज नहीं कर रहा, आपने लीवर को काम पे लगा दिया, लीवर ने ब्लड में से सारा कोलेस्ट्रॉल उठा लिया, ब्लड का लेवल ठीक हो गया। यही फार्मूला है ना टीचर लोग, अब आप हाँ जी कर सकते हैं ना। तो ठीक क्या किया, पेट ठीक क्या हो गया, 2 3 4 हाँ करने वाले सब क्या था वो 4 क्या टेस्ट होता वो नाम ही CD4 टेस्ट, वो कैसे डाउन आ गया, खाली 1 लिम्फ 1 थाइमस। मामू जी क्या 1 लिम्फ 1 थाइमस into 6, that's it। और CD4 टेस्ट जो वो डे बाय डे। तो ऐसे ऐसे कितने केस होंगे, मुझे मुश्किल हो जाएगा, कहानी बहुत लंबा, सारी रात बैठ सकते हैं ऐसे, आप लिखते रहे मैं दिखाता रहूंगा, ट्रीटमेंट बताता रहूंगा। कुल मिला के जो मैं बात, आप ये जो नए बैठे हैं जिन्होंने कल से परसों से जब से भी 6 महीने लगा, अगर नेवल ठीक कर दिया, मुझे नहीं लगता कोई कमर का दर्द, कोई सर्वाइकल दर्द, कोई कुछ रह जाएगा आपका ठीक करना। हम कभी कभी क्या करते हैं, सीधे जाते हैं व्हाट्सएप पे, वो योद्धा न्यूरोथेरेपी के योद्धा, बड़े बड़े योद्धा वहां डालेंगे ठाक करके अपना कृपया ट्रीटमेंट बताया जाए, बेस्ट से बेस्ट अच्छे वाला, वो भी फिर 5-7 ज्ञानी लोग उसमें ट्रीटमेंट डालते हैं, ना तो उन्होंने आपके पेशेंट की कोई पेन पॉइंट चेक किया, ना उसमें पूछा, वो भी मैं भी हूँ, फटाक से ट्रीटमेंट बता दो यार, चलो उनका काम है जी। तो योद्धा सब ट्रीटमेंट बताते हैं उसमें, लेकिन अपना पेशेंट खाली आप खुद चेक करो, 80-90% डिजीज खाली पेट ठीक करने से। मैं अपना डॉक्टर साहब को सम्मानित करने जा रहे हैं। फिर से एक बात भी कहा, सर सेंटर में आ जाइए, सेंटर में आ जाइए। सब इधर देखो सर। धन्यवाद। आणि इस सिस्टम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तरह तरह की बीमारियों को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, पेट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उसी विषय पे एक पूरा कार्यक्रम हमारा आज का और कल का चलने वाला है। इसलिए कमर दुरुस्त कर लेंगे, अभी 10 मिनट का ब्रेक देंगे, क्योंकि काफी समय से बैठे हुए थोड़ा सा बोल रहा है, 10 मिनट टाइम देख लेंगे, सभी लोग बुलाना न पड़े किसी को, 10 मिनट में सभी लोग आके अपने जगह पे बैठेंगे और अगला सेशन
और क्या यहाँ पे बैच नंबर स्टूडेंट हैं, राइचुअल हैं, बैच नंबर 10 स्टूडेंट है, बैच 10 के 9 के। वेरी गुड। देखिए आज का जो ये लेक्चर मुझे डिलीवर करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, हमारे पास बहुत सारी फैकल्टीज हैं और भी, तो सभी को थोड़ा थोड़ा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का खाली हमें पार्ट एक्सप्लेन नहीं करना, उसके रिगार्डिंग डिजीजेस जो है, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट तो डिजीज है ना, लेकिन डिजीज को पढ़ने के लिए हमें एनाटॉमी थोड़ी उसकी नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ी फिजियोलॉजी की। क्योंकि अगर एनाटॉमी हमें ये पता हो कि कोई चीज अगर फॉर एग्जांपल हमें हरिद्वार आना है, तो हरिद्वार का कौन सा वो परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर न्यूरोथेरेपी टीम इकट्ठी होगी, तो इस चीज की जानकारी तो हमें चाहिए ना, तभी तो हम यहाँ पे आके उसका प्रॉफिट ले पाएंगे लेक्चर का, या जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ में जो भी हमने गॉसिप्स करने हैं, मीटिंग्स करनी है। सो इसी तरह से उसके लिए अगर हमें कोई भी डिजीज पढ़नी है तो थोड़ी सी उसकी एनाटॉमी हमें जानना जरूरी है। और एनाटॉमी के साथ में क्योंकि जो केमिकली रिएक्शंस हैं उनके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी तो न्यूरोथेरेपी को गुरुजी ने इतना सरल बनाया हुआ है कि अगर न्यूरोथेरेपी की बुक अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें कुछ भी ना पढ़े तो भी हम कई सौ बीमारियों को तो ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं थोड़ा सा रिकैप इसका दे देता हूँ, बाकी तो सबके अलग अलग हैं। मैं तो बहुत छोटा सा पर्सन हूँ इस लाइन में, मेरे से घने बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो मेरे बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा स्टार्टअप है, खाली मेरा काम स्टार्टअप करना है, मेरा बहुत बड़ा रोल उसमें। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें कुछ एक तो स्ट्रक्चर है होलो, मतलब एक खाली पाइप जैसे स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल के साथ में मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, हमारा न्यूरोथेरेपिस्ट, हमारे सेंटर में जो एक न्यूरोथेरेपिस्ट होता है वो क्या हो गया एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए वहाँ पे एक रिसेप्शन भी चाहिए, वहाँ पे थेरेपिस्ट भी चाहिए। तो ये क्या आ गया, जो आसपास में इसमें सपोर्टिव ग्लैंड्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। तो ये कौन है, ये हमारे वो थेरेपिस्ट हैं जो हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं, जो सेंटर को चलाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अगर इन सब का कॉम्बिनेशन प्रॉपर है तो हमारा सिस्टम बिल्कुल ओके चल रहा है। और अगर प्रॉपर नहीं है, क्योंकि थेरेपिस्ट ये सोच जाए कि डॉक्टर साहब सवेरे से शाम तक तो काम कराए जा रहे हैं, अपने पल्ले तो कुछ बढ़ नहीं रहा है। और अगर न्यूरोथेरेपिस्ट की खटक जाए तो वो भी तो कहते हैं कि इसने भी मुझे तंग कर रखा है, तो मतलब किसी एक के बिगड़ने से ही हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। उसमें भले ही आउटसाइडर है जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, लेकिन रोल वो भी उतना ही प्ले कर रहा है जितना एक न्यूरोथेरेपिस्ट कर रहा है, जितना एक थेरेपिस्ट कर रहा है। सेम रोल जो है वो एक उस रिसेप्शन का भी है, भले ही वो आउटसाइडर पर्सन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें अपना सेंटर अच्छे से चलाना है, तो अब सेंटर की वजह हम यहाँ पे कहाँ पहुंच जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, क्योंकि हमें अपनी बॉडी अच्छे से चलानी है, ठीक है। और वो बॉडी क्या है, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, क्योंकि उन्हीं के रूल हैं जिन्हें हम खाली फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। और ये पेड़ देखो कितना बड़ा होता जा रहा है, कितना बड़ा पेड़ हो चुका है। तो जब हम बच्चे थे,
अब थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं, तो हम पे भी फल लगते जा रहे हैं, क्योंकि आगे से हमारी भी प्रोडक्शंस चल रही है। तो अब हम शुरू करते हैं टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग देखेंगे सबसे पहले जो है वो बक्कल कैविटी आ रही है। बक्कल कैविटी मतलब ये जो हमारी ओपनिंग है, ओपनिंग जो है लिप से स्टार्ट होके, तो ये बक्कल कैविटी की स्टार्टिंग है। उसके बाद जो एलिमेंट्री कैनाल खत्म होगी वो खत्म होगी एनस पे, ठीक है। तो इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस चलेंगी वो चीजें आज हमने सबको बतानी है। सबसे पहले आप ऊपर पिक्चर देखेंगे तो मुंह से स्टार्टअप हुआ, उसमें हमने खाने को चबाया, खाना चबाने के बाद में खाना जो है ओसोफेगस में गया, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से ओसोफेगस में गया, ओसोफेगस से फिर स्टोमच में गया। अब कंडीशन क्या है कि मुंह में तो खाली हमने बक्कल कैविटी में क्या किया था, उसको दो तरह का हमारा डाइजेशन होता है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल, बायोकेमिकल कहते हैं, या एक होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होता है कि जो हम चबाते हैं, खाने को चबाते हैं, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिक वाला, ठीक है, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। और दूसरा पेट में जो चर्निंग होती है, जो हमारी बॉडी है, पेट के जो 3 पार्ट आएंगे ना, उसमें आप लोग पढ़ेंगे, फंडस है, कार्डियक रीजन है, बॉडी है और पाइलोरिक रीजन है, ठीक है। तो उसके अंदर जो चर्निंग होती है, खाने की मिक्सिंग होती है, वो भी क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप और देखेंगे कि जो हमारा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी ना, स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो हमारा इसोफेगस का पार्ट है, इसोफेगस का कुछ पार्ट जो है वो स्केलेटल, ऊपर से लेके और स्केलेटल इसोफेगस तक का जो पार्ट है वो स्केलेटल वर्किंग में आएगा। स्केलेटल मसल मतलब जो हमारी इच्छा से काम करेंगी, ठीक है। और फिर जो इंटरनल या विसरल ऑर्गन्स है, या विसरल मसल्स हैं, या स्मूथ मसल्स हैं, फिर उनकी प्रोसेस होगी। तो स्केलेटल मसल्स पे तो जितनी भी प्रोसेस होगी वो हमारी इच्छा से होगी, ठीक है। और जो विसरल ऑर्गन्स हैं या विसरल या स्मूथ मसल्स हैं, उन पे बॉडी की अपना जो कंट्रोल है, अब वो कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन, ठीक है। वो फिर सारा का सारा उसके अंदर में चला जाएगा। तो पेट के लिए हम 4 रीजन पढ़ेंगे जो कि सुनील सर ने बताने हैं। उसके बाद में हमारी इंटेस्टाइन आएगी। इंटेस्टाइन में भी आप लोगों को पता है कि इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन भी है और लार्ज इंटेस्टाइन भी है। अब स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या फर्क पड़ेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब डायमीटर जो है उसका जो वॉल्यूम है वो कम है, सो दैट्स वी आर सेइंग हियर स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जितना भी एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन जो शुरू होगा वो पेट से शुरू हो जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन तक चलेगा। जो कि अभी थोड़ी देर पहले आवाज चल रही थी ना, B12, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। मेरा काम तो बक्कल कैविटी में खाने को चबाना है, 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करूंगा मैं केवल, जो मेरे हिस्से में आया। मैंने 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना है, वो भी कार्बोहाइड्रेट कौन सा? स्टार्च, कुक्ड, ठीक है। बाकी तो सुनील जी ने डाइजेस्ट करवाना है पेट में, इंद्रजीत सर ने एब्जॉर्ब करवा देना है इंटेस्टाइन में। और जो हेल्पिंग हैंड में रोल प्ले करेंगे, मानवी मैम है, नीतू मैम, ठीक है, तो वो उनका काम है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, बक्कल कैविटी। एक छोटी सी यहाँ पे कुछ स्लाइड्स मैंने उसमें कलेक्ट किए हैं, शायद वो आप लोगों को काफी कुछ हद तक हेल्प प्रदान करेगी। लीजिए जी, बक्कल कैविटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बक्कल कैविटी में अगर कोई डिजीज आएगी तो उसे ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट तो डिजीज है ना। अब डिजीज को ठीक कैसे करेंगे? तो हम तो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं भाई, हमने मेडिसिन तो कोई देनी नहीं है, हम तो कौन है? न्यूरोथेरेपिस्ट। और एक डिजीज को ठीक करने के हम पे प्रोसीजर क्या ही है। सबसे कमाल की चीज क्या है कि एक डिजीज को ठीक करने के हमारे पास में प्रोसीजर कई होंगे, और वो कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा यहाँ, क्योंकि गुरुजी ने बनाया इतना ही किया न्यूरोथेरेपी को।
पहला जो कॉन्सेप्ट है न्यूरोथेरेपी में डिजीज, अभी अजय गांधी सर का लेक्चर चला, हमारे लिए बहुत रेस्पेक्टेड है, बहुत सीनियर हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेके शायद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, क्या था? नेवल। तो अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट होगी तो हमें बीमारियां आएंगी। अब वो कैसे आएंगी वो भी पता चलेगा। दूसरा हमारा थीम जो है एसिड एल्कली इम्बैलेंस। भाई या तो एसिड कम हो गया या एल्कली बढ़ गई, रीजन कोई भी हो, डिजीज हमें फेस करनी पड़ेगी। हमने जो अपना ट्रीटिंग मेथड देखना है वो खाली ये 4 जो हमारे मेथड हैं जो हमें गुरुजी ने दिए हैं, इन्हीं के ब्याह पे हम न्यूरोथेरेपी की डिजीज को क्योर करेंगे। ठीक है, अब हमें ये नहीं देखना, इसमें बहुत से नाम लिखे पाएंगे मेडिकली, चिलाइटिस है, ठीक है, स्टोमेटाइटिस है, और भी बहुत से मेडिकली टर्म होंगी, लेकिन हमने हर बीमारी को किस एंगल से देखना है कि वो ऑर्गेनल डिजीज है, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन पे कोई इफेक्ट आया है, ठीक है, या किसी दूसरे ऑर्गन के कारण खराब हुआ है, या फिर एसिड एल्कली इम्बैलेंस है, नेवल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या फिर जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अभी हम यहाँ पे शुरू करेंगे। हमारा सबसे पहला ओरल कैविटी का पार्ट आएगा लिप्स। सभी जानते हैं लिप्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि किसी किसी के में प्रॉब्लम आती है, क्लेफ्ट लिप एक डिजीज होती है जिसे हमारा जो मेथड क्या था, अगर जेनेटिकल या हेरिडिटरी डिसऑर्डर है तो उसमें एक मेथड हमारा आया हुआ है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी के लिप्स में प्रॉब्लम आ गई, क्लेफ्ट हो गया, तो भाई रेयरली इस तरह के केसेस मिलते हैं, तो उन्हें हम मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन उनके लिए हम मैनेज क्या करते हैं, हमने कोई मेडिसिन थोड़ी ना देनी है, हमने क्या करना है, हमारा सिंपल से जीन्स चेंज फॉर्मूले हैं, उन्हें अप्लाई करने पेशेंट को रिजल्ट आ जाना है, पेशेंट में बेटरमेंट आ जानी है। और मेरे हिसाब से जो इस लाइन में और उस पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ठीक भी किए होंगे। इस लाइन में जो लोग बैठे हैं उन्होंने ठीक भी किया, क्योंकि एक जो लिप्स का डिसऑर्डर, अभी हम जेनेटिकल पे बात कर रहे हैं, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर में एक क्रोमोसोम नंबर 13 पे भी एक डिसऑर्डर बना हुआ है, पटाउ सिंड्रोम। क्रोमोसोम नंबर 13 वो ट्राइसोमी क्रोमोसोम है। मैंगोलिज्म तो आप सब जानते हैं, वो भी एक ट्राइसोमी डिसऑर्डर है, और पटाउ सिंड्रोम भी एक ट्राइसोमी डिसऑर्डर है। उसमें डिसऑर्डर में क्या आएगा, क्लेफ्ट लिप भी आएगा, क्लेफ्ट पैलेट भी आएगा, स्पाइना बाइफिडा भी आएगा, ठीक है। तो अगर हमें जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो हम जेनेटिकली इजीली सारे न्यूरोथेरेपिस्ट मैनेज कर सकते हैं ना। अगर किसी ने नहीं किया है तो भी हम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ बेस ऑफ न्यूरोथेरेपी। और न्यूरोथेरेपी क्या कहती है कि कोई भी डिसऑर्डर अगर जेनेटिकली प्रूव हो रहा है तो उसे हम इजीली जीन्स चेंज के हमारे 3 फॉर्मूले हैं उनके बिहाफ पे मैनेज कर सकते हैं। बस उससे पहले हमें करना क्या है, एक बार नेवल की सेटिंग करनी है या पेट की सेटिंग करनी है, ठीक है। सर प्लीज थोड़ा सा आगे जाए। नेक्स्ट। तो लिप्स का दूसरा नाम क्या है, लेबियम। मेडिकल टर्म में इसे लेबियम बोलते हैं। लेबियम इज द सेकंड नेम ऑफ लिप्स, या मेडिकली अगर हम वर्ड यूज करेंगे दैट्स लेबियम। अब सभी के पास 2 हैं, सबको अपने अपने का एहसास है। इसके बाद में जो पहला पार्ट इसकी एंट्री होगी वेस्टिब्यूल। अब ये वेस्टिब्यूल क्या है, जो दांतों के और लिप्स के बीच का स्पेस है, ठीक है, और एक बीच में एक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है जो गम्स के साथ में हमारे लिप्स को जोड़ती है, उसे बोलते हैं फ्रेनुलम, लेबियम फ्रेनुलम। सभी को पता है, कुछ लोग जानते हैं, दांतों के बीच में जीभ घुमा लें दांतों के आगे की तरफ तो पता चल जाएगा। बाकी कुछ लोग जानते होंगे इसे टोबैको चैम्बर भी कहते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से आइडिया लगा लेना। टोबैको चैम्बर तो जान गए ना, तंबाकू वाला, तो टोबैको चैम्बर भी कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जो स्पेस है वेस्टिबुलम। उसके बाद में
लिप्स के कुछ डिसऑर्डर, जो एक डिसऑर्डर तो मैंने बोल दिया, दूसरा है कि अगर ड्राइनेस आ रही है लिप्स पे, नॉर्मली हम इंटरनल ऑर्गन के पे भी यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर लिप्स के अंदर ये आउटर पार्ट जो है ये इफेक्टेड है तो कहते हैं कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होते हैं, और जो ये बीच का पिंक वाला पार्ट अगर इफेक्टेड है तो स्टोमक डिसऑर्डर होते हैं। ये मतलब संभावना ली जाती है। तो लिप्स काम तो बहुत आते हैं, बोलने में भी मदद करते हैं, हमारा कुछ चीज को पकड़ने में भी मदद करते हैं, ठीक है। और जो ये वेस्टिब्यूल है ये हमारा जब हम खाना चबाते हैं तो उसमें भी काफी मदद करते हैं, क्योंकि खाना जब हम क्रश करते हैं दांतों से, जब भी जाड़ से हम क्रश करेंगे तो खाना जो है उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे भी लिप्स की जरूरत होती है। हमें गर्म ठंडा पता करने में भी लिप्स की हेल्प होती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स भी हैं। अब ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स काम कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गर्म का भी पता करेंगे, ठंडे का भी पता करेंगे, पेन का भी पता करेंगे और प्रेशर का भी पता इनसे चलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो आप लोगों को सबको पता होगा, हमारी 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं। तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व में से एक क्रेनियल नंबर 5 होती है, क्रेनियल नंबर 5, तो उसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। अब उसे ट्राइजेमिनल नर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं, V1, V2 और V3। तो V1 जो है वो तो हमारे ऑप्थैलेमिक एरिया को कवर करती है, और V2 जो है वो अपर मैक्सिलरी एरिया और मैंडिबुलर दोनों को कवर करती है। जो मैसेज, क्योंकि ये जो है ट्राइजेमिनल नर्व, इसकी जो फंक्शनिंग है बहुत है, सेंसरी और मोटर दोनों। तो अगर हमारे किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारे पेशेंट के लिप्स फटे हुए हैं, ड्राइनेस लिप्स में आ रही है, तो हम उसे कैसे डिजाइन करेंगे न्यूरोथेरेपी के बिहाफ पे कि भाई ये एसिडोसिस डिसऑर्डर है, इस पेशेंट का ब्लड एसिड इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ब्लड एसिड नॉर्मली थोड़ा एल्कलाइन होता है, सभी को पता है। उसकी जो नॉर्मल रेशियो है 7.36 to 7.44 है। बुक्स में थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, कुछ 3.5 से बताते हैं और 4.5 तक, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन चलती है, क्योंकि मेडिकल जो है वो अनसर्टेन है, ये कहीं पे भी फिक्स नहीं है। हर लेक्चर में आपको, लेक्चर में भी हम लोग बताते हैं कि मेडिकल रीडिंग फिक्स नहीं है, मेडिकल में बहुत वेरिएशंस है। और आज हम कुछ पढ़ रहे हैं, आने वाली जो नया कोई एडिशन आएगा उसमें कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, और जो मेडिकल बुक्स पढ़ते हैं उन्हें इस चीज का पता भी है, क्योंकि जो पिछला एडिशन है उसमें और अगले एडिशन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि एक तो अगर किसी के ड्राई लिप्स हो रहे हैं तो हम उसे इजीली डिफाइन करेंगे, भाई एसिडोसिस डिसऑर्डर है और इस पेशेंट को हम ऐसे ट्रीटमेंट देके मैनेज कर लेंगे, ठीक है। बाकी डाइट में क्या होगा वो तो मीतू मैम ने बताना है, वो उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, वो एसिड है। अगर उस चीज में भी लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम इजीली 5 मेडुला देके अपर लिप में प्रॉब्लम हो तो भी सॉल्व कर लेंगे, और लोअर लिप में प्रॉब्लम हो तो भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्रेनियल कमांड हमारे हाथ में है। गुरुजी ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया हुआ है कि क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करो और डिजीज को सॉल्व करो। हमें ये जरूरी नहीं है कि हाँ जी हमने उसे एसिड ही देना है। अगर नहीं लग रहा है तो कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा, तो न्यूट्रल पोजीशन पे ले जाते हैं और हम क्रेनियल नर्व के बिहाफ पे भी 5 मेडुला देके अगर हमारे अपर और लोअर लिप में कोई प्रॉब्लम है तो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ डिसऑर्डर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 2 मेथड और देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी कि या तो डिजीज इन्फ्लामेटरी होगी या फिर इन्फेक्शन होगी। तो एक स्पेशल हमारी जो इन्वेंशन गुरुजी की यहाँ पे क्या है, भाई इन्फ्लामेशन है तो हम एडियर ऐड करेंगे, और अगर इन्फेक्शन है तो थाइमस से सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है, अब एक ही डिजीज को सॉल्व करने के हमारे पास तरीके कितने हो गए? 3। ठीक है, बहुत इजी सा मेथड है, और अगर किसी को थोड़ा सा सब इस चीज पे टारगेट करेगा तो कोई भी डिजीज को इजीली मैनेज कर सकता है। एंड आई थिंक सो फिर उसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक बढ़िया सा ट्रीटमेंट बता दो। और जो इस टीम का मेथड है, ये जो टीम है, ये जो यहाँ पे एम्पायर खड़ा कर रहे हैं इस टीम का, इसका मेथड ये है कि कोई किसी पे डिपेंड ना हो, सारे इंडिपेंडेंट बने। तो हमारा जो मोटिव है वो है कि आप सभी को वो चीज सिखाई जाए कि हम कैसे क्या करेंगे। फॉर्मूले ना सिखाए जाए, हम बीमारी की जड़ को कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि हमने तो बीमारी की जड़ खत्म करनी है। ये तो थोड़े थोड़े से उसकी ब्रांचेस आई हुई हैं भाई। ब्लड एसिडिक हुआ, उसमें स्किन भी ड्राई होगी, डैंड्रफ भी हो गया, और लिप भी ड्राई हो गए, और भी बहुत से डिसऑर्डर आ गए, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, पाइल्स भी होगी, सारे डिसऑर्डर। लेकिन उसका जो बेसिक कॉज क्या है? कॉज तो एसिड है ना, ब्लड एसिड का इंक्रीज होना। ठीक है, तो ये डिजीज आप लोग पढ़ लेना। शायद आप लोगों को इंद्रजीत सर ये स्लाइड प्रोवाइड करेंगे या नहीं, वो तो उनका मैटर है। ठीक है, तो सर प्लीज थोड़ा सा आगे बढ़े। चलिए कोल्ड शॉट वगैरह निकाल दीजिए और आगे जाइए। हाँ, एक ये एंगुलर चिलाइटिस, ये बहुत ज्यादा बीमारी फेमस है। इसमें क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों को ना एसिडिटी की सीवियर प्रॉब्लम होती है, और वो क्या करते हैं, एंटासिड खाए जाते हैं। फिर उनका B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। क्योंकि B12 एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता? सभी को पता है ना, B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? राइट, इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर कहां पे बनेगा? पेट में बनेगा। अब देखिए, अगर पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर एंटासिड खाएंगे तो बनेगा कैसे? कि वो अप्रोक्सीमेट 0.3, ठीक है, वो फिर गैस्ट्रिक म्यूकस में काम करेगा। ठीक है, तो जो हमारे सेल हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाएंगे, वो तो काम ही तब करेंगे जब उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। अब एंटासिड खा के तो हमने वो खराब कर लिया, B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? ये साइडों में कट्स लगने शुरू हो जाएंगे। एंगुलर चिलाइटिस इसे बोलते हैं। बीच में भी कट लग सकते हैं, साइडों में भी। तो मोस्टली क्या होती है कि ये B12 की डेफिशिएंसी होती है। अब इसमें कोई आपको कहेगा B1 की डेफिशिएंसी होगी, कोई B6 की बताएगा, लेकिन हमारे लिए तो B12 है। और B12 हमारा कहाँ पे एब्जॉर्ब होएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब उसके लिए मदद किसकी मदद की जरूरत पड़ेगी? इंट्रिंसिक फैक्टर की। तो हमें इंट्रिंसिक फैक्टर भी बनाना आता है, और हमें B12 को एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन में भी कराना आता है। कॉन्सेप्ट क्या बना? नेवल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब है तो प्रॉब्लम किसकी? चिलाइटिस। और हम ठीक क्या करेंगे? नेवल सेट हो जाएगी, उसकी एसिडिटी, क्योंकि सीसीके और सिक्रेटिन प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, और सीसीके सिक्रेटिन प्रॉपर्ली वर्क करेंगे तो एसिडिटी जो है वो कवर हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, एसिडिटी खत्म होगी, प्रॉब्लम खत्म होगी। हमने पेट ठीक किया। और तो उसने एक बार लेक्चर दिया था, क्योंकि हर जब सेल बनती है ना ब्लड की, तो उसके साथ में एक स्टेम सेल बनती है। 2 सेल डेवलप होते हैं एक ही टाइम में, तो एक स्टेम सेल और एक ब्लड सेल। इसी तरह से हमारी सारी बॉडी के अंदर स्टेम सेल होते हैं। और ये मैं नहीं कहता, स्टेम सेल स्पेशलिस्ट अनिल सर, अगर कभी एक इसके न्यूरोसर्जन हैं वर्ल्ड फेमस, अनिल नाम है उनका, कभी उनका मौका मिले तो वीडियो देखना। उन्होंने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि जो स्टेम सेल हैं वो हमारी पूरी बॉडी में होती हैं। ये जो सेल फिलिंग होती है, सेल फिलिंग क्या होती है? ये वही स्टेम सेल है। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारी जो थेरेपी है वो ब्लड कंट्रोल बेस्ड थेरेपी है, इंपल्सिस बेस्ड थेरेपी है। वो करती क्या है? वो उन्हीं स्टेम सेल को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो उसी से हमारी बॉडी जो है हील करती है, और वही हीलिंग जो आप क्लिनिकों में चमत्कार करते हैं वो करते हैं। क्योंकि जो लिप्स हैं, लिप्स ट्राइसोमी डिसऑर्डर
जो है 13 नंबर का जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्योंकि 46 क्रोमोसोम होते हैं सभी को पता है, उसमें 13 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो होता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का आप लोगों को पता है, अगर ना पता हो फिर बता देता हूं, क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। मैंगोलिज्म के हिसाब से 21 ट्रिपलो के नाम से आपको शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा, ठीक है। मैंगोलिज्म जो डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम, उसके नाम से आप जानते हैं, वो भी ट्राइसोमी है, बट वो 21 का है और ये जो है ये 13 का है, तो इसे बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। इसमें स्पाइना बाइफिडा और ये क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये डिसऑर्डर आते हैं। ये इसकी जो सर्च हुई थी तकरीबन 1960 में हुई। ये केस हम पहले से हैंडल करते आ रहे हैं, ठीक है। गुरुजी ने हमें बताया है कि अभी इसमें हम क्या करते हैं, हम तो वही देखते हैं, अगर किसी को क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, तो हम उसमें क्या सर्च पूछते हैं उसकी मदर से, प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी तो नहीं थी, तो वो तो कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं, ठीक है। लेकिन गुरुजी ने स्पेशली लिखा हुआ है कि उसे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी ही होगी। अपने जो ट्रीटमेंट है दो और पेशेंट का रिजल्ट भी आएगा ही आएगा, मैंने लिया है। लेकिन करते हैं, हमारा टीथ पॉइंट है, अब टीथ पॉइंट क्या करता है, वो ब्लड फ्लो गेन कराता है, ठीक है। ब्लड फ्लो गेन कराएगा और ब्लड फ्लो गेन होगा तो क्या होगा, वो स्टेम सेल वहां पे भी है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर चल रही है कि भाई उसका रीबर्थ नहीं है, इसमें जो एनामल है वो एक बार गया तो गया। हालांकि अभी रिसर्च हुई है, क्योंकि जो हमारा डेंटिशन है वो होता है डायफोयाडोंट। डायफोयाडोंट का मतलब दो तरह के हमारे टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। सभी को पता है, बच्चों के मिल्क टीथ आते हैं, ठीक है, वो मेरे हिसाब से 6 महीने से शुरू हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके 2-1 साल तक कंप्लीट होके 2-3 से 6 साल तक फिर वो टूट जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। वो कितने होते हैं, तो इसे बोलते हैं डायफोयाडोंट, मतलब 2 तरह के टीथ जो 2 बार आते हैं। तो 20 टीथ ऐसे होते हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं, और जो 12 टीथ होते हैं वो एक ही बार आते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, जो एक बार आते हैं मोनोफायोडोंट, और जो लाइफ में 2 बार आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डायफायोडोंट। और जो बार बार आते हैं, ऐसे भी तो है ना, क्योंकि अभी किसी ने एक आर्टिकल डाला हुआ था कि रिसर्च हो रही है कि ये पॉलीफायोडोंट का भी प्रोसेस चल रहा है, मतलब बार बार आ सकते हैं। स्नेक में आते हैं, क्योंकि आजकल इंसान भी सांप से कम नहीं रह गए, तो वैज्ञानिकों ने सर्च कर दिए, ठीक है। तो उसमें बार बार आते रहते हैं, टूटते रहते हैं, आते रहते हैं। अब हमारे टीथ होते हैं कितने तरह के हैं। जो हमारे फ्रंटल टीथ हैं इन्हें बोलते हैं इंसाइजर, ठीक है। उसके बाद में जो वैम्पायर टीथ होते हैं, बड़े वाले जो होते हैं, इन्हें बोलते हैं, ठीक है, वो 70% करेगा, और सब लिंगुअल जो है वो तकरीबन 5% करेगा। लेकिन इसमें क्वालिटी क्या है कि जब आप लोग जो भी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं ना, थूक देते हैं, उसमें पैरोटिड ग्लैंड का सलाइवा नहीं होता, उसमें खाली जो म्यूकस है, जो ये 70% और 5% बना रहे हैं, इसमें ज्यादा क्वांटिटी में म्यूकस होता है। क्योंकि सलाइवा में मेन क्या होता है कि सलाइवा में 99% पानी होता है, खाली 1% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। हालांकि मेडिकल कहता है कि जो टॉन्सिल्स हैं ये वेस्टिजियल है, मतलब इनकी हमारे शरीर में कोई जगह नहीं है। लेकिन ये इवैल्यूएशन है, जो क्योंकि जो ह्यूमन इवैल्यूएशन है, जब आप हम लोग उसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें इस चीज को बताया जाता है कि हर चीज वेरिएबल थी भी, और न्यूरोथेरेपी मानती है कि आज भी न्यूकोसल ये है, वो है पार्ट एक जिसने उसको जोड़ा हुआ है, गम्स के साथ जोड़ा हुआ है लिप्स को, और उसमें भी फ्रेनुलम में भी वही पार्ट है। मतलब अकॉर्डिंग टू जो है ऑर्गन, उनके थोड़े से नाम चेंज कर दिए। रिप्रोडक्टिव में भी फ्रेनुलम आप लोग पढ़ें, टॉन्सिल जो सॉफ्ट पैलेट के पास पाएंगे,
और एक बहुत छोटी सी हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर एक बैग की तरह लटका हुआ है, उसे बोलते हैं यूव्यूला। अब यूव्यूला क्या करता है? हम लोगों ने खाना चबाया, चबाने के बाद उसे निकलना शुरू किया। निकलेंगे तो वो खाना नोस्ट्रिल्स के अंदर ना चला जाए, जो हमारे इंटरनल नैरिस है उनमें ना चला जाए, तो उसके लिए क्या है कि वो एक प्रोटेक्शन है। ठीक, मैं तो शिक्षा ये मैं करवाऊंगी। आपकी बेटा हो गया 2-2.5 साल का। सरदार का क्या हाल है? सरदार बहुत बढ़िया, सरदार पीछे 2-3 लड़कियाँ होंगी सारे दर्द हो गई बता रहे छोटी उम्र है फिर उसके बाद पूरे काम
कि आपने मेरे को पेशेंट देखा, मैं कभी ऐसे नहीं बोलती कि मैंने देखा, मैं नहीं बोलती कि मैंने देखा, मैं कहती हूँ कि मेरा लाइफ का पहला केस है, ठीक है, मैं उसको अच्छे से देख निकाल करने की कोशिश करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती कि मैंने ऐसा ठीक कर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम साक्षी सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। विजेंद्र प्रसाद सर के पास मैं न्यूरोथेरेपी की ट्रेनिंग कर रही थी और मुझे 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू। नमस्कार दोस्त, सभी से मेरा एक अनुरोध है, जो अपना फ़ोन है ना, कृपया करके उसको साइलेंट मोड में डालो। अभी देखो, अभी जो सेशन चलेगा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके लिए नहीं हो, किसी और साथी के लिए हो, तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना जो फ़ोन है वो साइलेंट पर रखना है, ठीक है। किसी को अगर सुनना भी है तो बाहर जाके सुन सकते हैं, यहाँ नहीं सुनेंगे, क्योंकि किसी जब आज जो हमारे जो सेशन है, हमारे जो डॉक्टर साहब आ रहे हैं वो हमारे लिए आ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं आ रहे, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सभी से मेरा अनुरोध है। स्पीकर के सामने ना थोड़ा ऐसे आप या तो घूम जाओ या आगे आओ। 1.5 साल के दीपक मोहरा सर के साथ प्रैक्टिस करें। नमस्कार, मैं अली मलिक बिलासपुर यमुनानगर से। मैंने लास्ट ईयर मई में ज्वाइन किया था और दीपक सर से मैं इसकी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अलौकिक राय है और मैं BCH लेवल में अभी स्टूडेंट हूँ और मैं मीतू मैम के अंडर न्यूरोथेरेपी कोर्स कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ममता रोगी है, मैं देहरादून से हूँ। मैं अजय नंदी सर के अंदर 1 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं कैंपस से बिलोंग करता हूँ और मैं न्यूरो फोरा का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम निकिता है, मैं सुल्तानपुर से हूँ। अभिषेक सर के यहाँ मैं 1 साल से न्यूरोथेरेपी का कोर्स कर रही हूँ, ग्रेड 11 में। दिवाकर जी कहीं पर हो तो कृपया मंच पर आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रश्मि है और मैं लखनऊ से हूँ। अभिषेक निगम सर के साथ में मैं पिछले 1.5 साल से न्यूरोथेरेपी कर रही हूँ। मेरा बैच 9 है। गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नाम संध्या कुमारी है, D.Ed करती हूँ लखनऊ से। अभिषेक सर निगम के मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है, मैं D9 बैच से हूँ। मैं विजय चोकर जी के यहाँ प्रैक्टिस 1 साल से कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम त्रिलोक छोटा है, मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अजय गांधी जी के पास जीरकपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पटना लाजपत राय मेहरा वाणी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ट्रेनिंग सेंटर की ओर से आप समस्त थेरेपिस्टों एवं स्टूडेंटों को बारंबार प्रणाम। अब चर्चा तो हमें यहाँ करने की मौका नहीं मिली है, यहाँ हमें आपको स्वागत के लिए बुलाने का मंच संचालन का मौका मिला है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर जो भी मौका मिला मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा मैं योद्धा यानी बैठे हुए हैं जो आप समस्त लोग जानते होंगे, दादा के नाम से प्रचलित हैं, हमारे न्यूरोथेरेपी के संरक्षक हैं। न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने में अगर जो फर्स्ट नाम किन्हीं का आता है तो वो नाम आता है जयदेव सिंह दादा। वो आज और मंच पे आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए उनके साथ अपने डॉक्टर कुलवंत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं और मैं अपने प्रिय गुरुजन जिनसे मैं न्यूरोथेरेपी के के बारे में जानकारी प्राप्त किया हूं। डिटेल तो बहुत चलेगी मगर अभी कार्यक्रम जो है दीप प्रज्वलन का है। मैं अपने गुरु डॉक्टर अजय गांधी जी को और उनके साथ आज सर जी आप तीनों आए आने को तो दीप प्रज्वलन के लिए कार्यक्रम में बहुत सारे लोग हैं, पर सारे लोग को मंच। अब एक राम गोपाल परिहार सर जी हैं,
वो भी हमारे मंच पे आए और दिल प्रज्वलन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माल्यार्पण की ओर गुरु जी का माल्यार्पण सभी मिलकर के करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच जयजीत सिंह दादा का अपने मंच पे आमंत्रित करता हूँ। गुरु जी को भी मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ, वे मंच पे आए और अपने मंच की संघ के नाम से सारे लोग अवगत होंगे। अभी के समय जो है वो देश में संघ का ही सबसे बड़ा नाम होता है, क्योंकि यह कार्य के लिए अगर जो हम कहीं से प्रेरित होते हैं तो वो संघ का सबसे बड़ा नाम है। तो संघ के प्रचारक रहे अपने बीच दादा के नाम से जयदेव सिंह दादा, जो अपने जीवन काल का 25% समय जो है संघ को दे चुके हैं। 25% का आशा और हम लोग रखते हैं जी। तो जब जिनसे हम न्यूरोथेरेपी सीखे डॉक्टर अजय गांधी जी, उनको भी जोड़ने का काम अपने बीच जो बैठे हुए दादा वही किए थे, और गुरु जी के माध्यम से दादा ने अपने विचार परिवार की ओर लाने का काम किया, और फिर धीरे धीरे हम लोग अपने पूरे देश में न्यूरोथेरेपी का नींव रखने का काम किया है। यह दादा के लिए एक बार जोरदार ताली हम सभी थेरेपिस्टों की ओर से और सभी स्टूडेंट की ओर से ताली में दम आना चाहिए, क्योंकि दादा का बात है। अब अपने बीच बैठे हुए हैं कुलवंत सिंह भाव, ये भी अभी अपने बीच परिचय के मुहताज नहीं है, पर जो हम लोग का परिचय करवाना अपना दायित्व बनता है। यह एसोसिएट प्रोफेसर सर्जन गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर, प्रोफेसर अध्यक्ष एनएमओ जम्मू कश्मीर लद्दाख, और संयोजक है संस्कार आयाम सेवा भारती जम्मू कश्मीर। इनका भी जोरदार स्वागत होना चाहिए। ताली की गड़गड़ाहट थोड़ा जोर से हो, क्योंकि हम लोग तालियां तो बजाते हैं, पर इसमें क्या लाभ है ये बहुत बड़ा हम लोग का गुण छुपा होता है इस तालियां बजाने में। जैसे कि हम लोग भी थेरेपिस्ट हैं तो कुछ प्रयास करते हैं कि सारा लोड हम ना लें, कुछ लोड जो है हम पेशेंट पे लेते हैं,
यह प्रयास इसलिए होता है क्योंकि थेरेपिस्ट को मेहनत बहुत काफ़ी करना पड़ता है, आप लोग अपने लिए भी और दादा और डॉक्टर साहब के लिए भी। अब मंच की गरिमा को रखते हुए समय मेरे को नहीं देना है, मेरे लिए समय पर्याप्त है। अब मैं अपने बीच अपने मंच पे सबसे पहले दादा को मंच पे आमंत्रित करता हूं और न्यूरोथेरेपी को किस तरह से उन्होंने सबसे पहले मैं डॉक्टर कुलवंत सिंह भाव जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं और वो आए और अपना वक्तव्य रखें न्यूरोथेरेपी के प्रति क्या अनुभव है। ये लाइट ऑफ करा दो, येलो वाली। सभी को नमस्कार। आज का सुबह सुबह ही मुझे बताया गया है कि मुझे यहाँ किसी एक पर्टिकुलर डिजीज पे विचार रखने हैं। जो डिजीज का चयन किया गया है वो डिजीजेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। इसमें थोड़ा सा जी धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें किस तरह से प्रेजेंट कर पाऊंगा मैं, उसे मैं पहले क्षमा मांगता हूं कि मैं एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा सही तरीके से रख पाऊंगा। बट जहां जहां मुझे लगेगा कि न्यूरोथेरेपी या होलिस्टिक अप्रोच इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 200-300 साल में एलोपैथी ने एक पैराडाइम जो है डेवलपमेंट किया है। हम जेनेटिक लेवल तक पहुंच गए हैं, कंजेनिटल एनॉमलीज की तह तक पहुंच गए हैं, अदर वे देखें तो चांद तक पहुंच गए हैं, मार्स पे भी पहुंचने वाले हैं और सूर्य की तरफ भी अब हमारे पैर अग्रसर हो गए हैं। बस कुछ ही वर्ष पहले, अभी थोड़े दिन पहले ही एक घटना हुई थी, संपूर्ण विश्व जो है उससे ग्रसित हुआ। एक छोटा सा जीवाणु कीट आया कोरोना और समस्त विश्व की डेवलपमेंट को हिला के चला गया। सो इससे हमें यही लगता है, यही मिलता है कि कुछ ना कुछ कमी है अभी भी इतनी डेवलपमेंट के बाद भी। तो व्हाट नेक्स्ट? तो ऐसा लगता है कि जो बाकी आयाम हैं हमारे पास एलोपैथी के अलावा, गेट आयुर्वेदा, गेट यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, न्यूरोपैथी एंड अदर वेज ऑफ मेडिसिनल ट्रीटमेंट, तो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, बिकॉज एलोपैथी इज नॉट कंप्लीट। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके इतने सारे यंगस्टर्स को देख के कि वो इस प्रकार की मेडिसिनल ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि ये और अच्छे से आगे बढ़े और डेवलप करें, इस पे और शोध हो और कॉलेजेस खुलें और नए से नए बच्चे आएँ। सरकार का भी इसमें थोड़ा सा हेल्प हो ताकि हम एक हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड, जो आजकल एक प्लूरोपैथी और समथिंग इस तरह के टर्मिनोलॉजीज अब स्टार्ट हो गई हैं, तो ऐसा लगता है कि अब इसमें एक्सेप्टेंस आने वाली है आने वाले समय में। चलिए, बोलने को तो बहुत कुछ है, अब मैं अपने पर्टिकुलर जो विषय मुझे दिया गया है उस पर बोलना चाहूँगा। छोटी आंत की जो बीमारियां हैं उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। इसको हम 4 भागों में किसी भी डिजीज को डिवाइड करते हैं। उसकी इटियोलॉजी जो होती है, जो उसके कारण होते हैं, उसके रीजंस होते हैं कि ये डिजीजेस क्यों होती हैं। इसमें एक पहला आ जाता है कंजेनिटल एनॉमलीज, यानी कि जो जेनेटिक डिफेक्ट से होती हैं, जो बचपन से ही नवजात शिशु में पाई जाती हैं। वो एक सेट ऑफ डिजीज हो जाता है छोटी इंटेस्टाइन्स का। उसकी अलग लिस्ट है। कई बार आंतड़ी पूरा बना ही नहीं होता है, कई बार आंतड़ी में पहले से ही ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट होती है, कई बार आंतड़ी जो है उल्टी होती है, कई बार आंतड़ी डेफिशिएंट ही होती है, होती ही नहीं है। तो इस तरह की कंजेनिटल एनॉमली। कई बार
आंतड़ियाँ पेट के अंदर होती हैं, तो पेट की जो एंटीरियर वॉल है, आगे वाली वॉल है, वो बनी नहीं होती है, तो हर्निया हो जाता है। ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोस्किसिस बोलते हैं उसको एलोपैथिक टर्मिनोलॉजी में। वो आंतड़ियाँ एक गुब्बारे में बाहर होती हैं। तो इन सब कंजेनिटल एनॉमलीज की जो है मेडिकल मैनेजमेंट में सिर्फ सर्जरी की आती है, क्योंकि इनको सर्जरी से ही करेक्ट किया जा सकते हैं। जैसे इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसमें पाइलोरिक जो स्टोमक के नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें सूजस होती है, रुकावट होती है, वो बचपन से ही प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। इस तरह काफ़ी बीमारियां हैं जो छोटी आंत की जो है बच्चों में ही पाई जाती है। उसको हम बाद में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग में मैं बताऊंगा नहीं, मेरे पास समय की मर्यादा है, समय बहुत कम है। इस पर पूरा एक वॉल्यूम ऑफ बुक्स हैं इन डिजीजेस पे, बट छोटा छोटा सेलिएंटली मैं इनको टच करूँगा हर डिजीज को। दूसरे प्रकार की डिजीजेस आ जाती हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। इन्फ्लेमेटरी मीन्स जो इन्फेक्शन के कारण होती हैं। इन्फेक्शन में अंदरूनी इन्फेक्शन भी हो सकता है, बाहरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसमें कुछ जेरासीम जिन्हें बैक्टीरिया वायरसेस बोलते हैं, उनके कारण ये हो सकती हैं। जैसे कॉमनली आती है डायरिया हो जाता है, जिसमें टाइफाइड बोलते हैं, वो भी एक प्रकार की छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज है। ट्रॉपिकल वो होता है, सीलिएक डिजीज आ जाती हैं हमारी इन्फेक्शन वाली डिजीज जो है, इलियाइटिस, कोलाइटिस, ड्यूडेनाइटिस, डिजनाइटिस, इस तरह से इन्फेक्शन वाली डिजीज आ जाती हैं। तीसरी प्रकार की आती हैं जो कि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज किसी में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, एडल्ट्स में भी हो सकती है, बुजुर्गों में भी हो सकती है। फिर एक कॉमन डिजीज आजकल जो पाई जाती है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, टेस्ट भी करना है, हर चीज़ खानी है, हर चीज़ का टेस्ट करना है। वो देखा है ना, शादी ब्याहों में हम लोग जाते हैं, अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं, तो यही नज़र रहती है कि कोई स्टॉल छूट नहीं जाए। हम टेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसका फ्रंट जो है वो हमारा बॉडी बियर करता है, हमारी आंतड़ियाँ बियर करती हैं। क्योंकि आजकल ओवर द काउंटर ड्रग्स इतनी मिल जाती हैं, ठीक है खा लेते हैं, गोलगप्पे भी पैरासिटामोल खा लेंगे, पेंटाप्रोजोल खा लेंगे बाद में, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तीसरे प्रकार का ग्रुप आ जाता है नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स। ये ज़्यादातर बुजुर्गों में देखा जाता है। ऐसा क्यों है कि ये बुजुर्गों में होता है, एडल्ट्स में और बच्चों में आजकल तो थोड़ा शिफ्ट हो गया है, धीरे धीरे ये डिजीजेस एडल्ट्स में भी होना शुरू हो गया, और इवन 16-16, 17-17 साल के बच्चों में अब कैंसर होना शुरू हो गया है। तो उसकी कोई वजह होती है, उसकी वजह यही है कि हमारा लाइफस्टाइल। पहले वो बुजुर्गों में इसलिए होती थी कि उन जो इंसल्ट्स होती हैं बॉडी के ऊपर, जो हम चीज़ें करते हैं हमारी लाइफस्टाइल में हम करते हैं, उसका जो अटैक है धीरे धीरे होता रहता है। जैसे कोई मांस बहुत ज़्यादा खाता है, मीट ईटिंग पॉपुलेशन भी इज अ बिग नंबर इवन अमंग आवर सनातनी हिंदूज। तो वो धीरे धीरे टॉक्सिन्स कलेक्ट होते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं छोटी आंत की जो है सेल्स पे, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 20, 30, 40 ईयर्स में वो मैलिग्नेंट चेंजेस आ जाते हैं, उसमें कैंसर हो जाता है। बट आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि छोटे छोटे बच्चों से ही शुरू हो जाता है वैसा लाइफस्टाइल, और ओवर जनरेशंस इतना ज़्यादा हो गया है ये कि अब जेनेटिक लेवल पे भी ये एक्ट कर चुका है। तो यंग बच्चों में हम देखते हैं 16, 17, 18 साल के बच्चों में ये कैंसर की बीमारियां आ जाती हैं। चौथा जो ग्रुप है मेजर, वो है ट्रोमैटिक। चोट लगती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, आजकल फास्ट लाइफस्टाइल है, सबको कार चाहिए, तेज चलाना है, इतने ज़्यादा ट्रेन्स एंड ऑल दैट ट्रैफिक, हर चीज़ फास्ट है, तो उसमें एक्सीडेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया और इंजरीज भी हो जाती हैं। आजकल सब कुछ मशीन से हो जाता है, ड्रिलिंग करना है मशीन करो, हर चीज़ मैकेनिकल है, तो उससे लेवल ऑफ इंजरीज भी हैं, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजरीज भी हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। तो उसमें पेट भी उससे कोई अलग नहीं रहता है, उसमें पेट में भी इंजरीज आती हैं, उसमें छोटी आंतड़ी में भी इंजरी हो जाती है, और देन उसकी फर्दर प्रेजेंटेशन और ट्रीटमेंट। बिफोर आई स्टार्ट सिंगल डिजीजेज जो मेन डिजीजेज हैं, थोड़ा सा बेसिक्स मैं बताना चाहूँगा। एनाटमी जो होती है कि छोटी आंतड़ी कैसी होती है और कहाँ होती है। छोटी आंतड़ी हमारा वो हिस्सा है जो स्टमक, जब हम खाना खाते हैं जहाँ पे स्टोर होता है फूड फॉर सम टाइम और ऐसे उस पर एक्ट करता है, तो उसके बाद का जो हिस्सा होता है इट स्टार्ट्स अराउंड 4 से 6 मीटर का होता है बिटवीन स्टमक, पाइलोरस एंड स्टार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे स्मॉल
स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंतड़ी होती है, बड़ी आंतड़ी भी होती है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं और स्ट्रक्चर वाइज भी अलग अलग है। स्मॉल इंटेस्टाइन इट स्टार्ट्स distal to the pylorus of the stomach up to the start of the large intestine, that is ascending colon। 4 से 6 मीटर होता है ये। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाई इट हैज बीन डिवाइडेड, बिकॉज यहाँ अलग अलग सिक्रीशंस आते हैं। असली काम तो हमारी इंटेस्टाइन का यही होता है एब्जॉर्प्शन, कि जो हम खाना खाते हैं उसमें से हम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी जो एक्सट्रैक्ट आउट करती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही होता है। और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसको 3 में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट आ जाता है ड्यूडेनम, ये अराउंड 10 इंचेस का होता है, 25 to 30 सेंटीमीटर्स का। दूसरा पार्ट आ जाता है ज्यूजेनम, दैट इज अराउंड 1/3 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टोटल है, उसको ले सकते हैं 1 से 1.5 मीटर तक। एंड लास्ट पार्ट आ जाता है आइलियम। इलियम जो होता है दैट फॉर्म्स द 2/3 ऑलमोस्ट, 2/5 3/5 कर सकते हैं आप इसको। ये आर्बिट्रेरी होता है, देयर इज नो डिमार्केशन कि यहाँ से इस लेवल तक ही ड्यूडेनम होगा, यहाँ से इस लेवल तक ही ज्यूजेनम होगा। ये थोड़ा आर्बिट्रेरी है, बट बिकॉज ऑफ द ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है या नजर से भी देखा जाता है तो उससे पता लग जाता है कि हाँ यहाँ से आंतड़ियाँ थोड़ा चेंज हो गई है, तो उसको डिवाइड किया हुआ है। इनके फंक्शंस अलग हैं। मेन फंक्शन पूरी आंतड़ी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बट कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ एब्जॉर्ब होगा ये एलुसिडेट हो गया है कि ड्यूडेनम में अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ज्यूजेनम में अलग प्रकार के होते हैं और आइलियम में अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ सिक्रीशंस भी अलग अलग आती हैं। जैसे स्टोमक में हमारा सिक्रीशन आता है एसिड का, वो न्यूट्रलाइज करता है बाकी खाने को, चर्निंग होती है, खाना प्रोसेस होता है स्मॉल उसमें चला बिट्स एंड पीसेस में। जब ड्यूडेनम में आते हैं तो ड्यूडेनम में हमारा ओपन होता है कौन कौन सा डाइजेस्टिव सिक्रीशन आता है। Let's ask the youngsters। स्टोमक में तो एसिड आ गया है, जैसे ड्यूडेनम में कौन सा ओपन अप करता है चैनल जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम को आता है? बाइल। यस, वेरी गुड। बाइल फ्रॉम liver produces it, bladder stores it and then it passes through the common bile duct into the second part of the duodenum through papilla। उसके साथ एक और सेक्रेशन आता है, नॉट ओनली लिवर का सेक्रेशन, बाइल हो गया, एक और सेक्रेशन दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। एक वो हो गया ना, सॉल्ट जैसे होता है। सेक्रेशन ऑर्गन का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पैनक्रियास, एब्सोल्युटली राइट। सो ये दोनों सेक्रेशंस, बाइल फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास, ये दोनों मिलके एम्बुला वेटर से ड्यूडेनम में आते हैं। यहाँ पे ये एक्ट करते हैं और माइसेल फॉर्मेशन होता है ना, जैसे वो फैट को करते हैं, ऑल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड्स, दिस प्रोटीन्स, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं, एक्ट करता है फूड पे ये सारे जूसेस, उसको सेपरेट करता है माइन्यूट फॉर्म पे एंड देन इट गेट्स एब्जॉर्ब। देन थोड़ा और नीचे आ जाएंगे ज्यूजेनम एंड आइलियम में। ज्यूजेनम एंड आइलियम में क्या सिक्रीशन आता है? ऐसा कोई है नहीं, ऑर्गन है नहीं जो वहां पे सिक्रीट करता है, बट ज्यूजेनम और आइलियम के अपने ग्लैंड्स होते हैं, अपना उनके जो वॉल होती है उसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे से सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं उसको, वो सिक्रीट करते हैं, वो भी हेल्प करता है डाइजेशन में। एंड इतनी लंबी आंतड़ी की क्या आवश्यकता थी? ये तो 10 सेंटीमीटर की भी बना सकता था प्रभु कि सारा एक्ट करे और 10 सेंटीमीटर में ही निकल जाए। इतना बड़ा वेट उठा के चलना पड़ता है मनुष्य को। सो एक टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, क्योंकि ऊपर से स्टोमक से लेके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन जाने में 2, 2.5, 3 घंटे लग जाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आता है। तो उस ड्यूरेशन के दौरान ये जो सिक्रीशन आए होते हैं इनको एक्ट करने का समय मिल जाता है और अच्छी तरह से ये एक्ट करते हैं। टॉक्सिन, ये सारी चीजें जो हैं बॉडी खुद ही डिसाइड करती है कि क्या टॉक्सिन है और क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है न्यूट्रिएंट, तो बेनिफिशियल को वो अब्सॉर्ब कर लेती है और जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको वही फीसिस में बाहर निकलता है। तो ये समय मिल जाता है इतना। ऐसे तो बहुत डिटेलिंग है एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी को डिस्क्राइब करने में। एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम में जैसे 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, हॉरिजॉन्टल थर्ड पार्ट एंड देन वन असेंडिंग पार्ट। इनकी अपनी ब्लड सप्लाई है, अपनी नर्व सप्लाई है। तो इसमें थोड़ा सा ब्रीफ मैं दे दूंगा आपको। जो ड्यूडेनम है हमारा वो अपर पार्ट में होता है स्टोमक के, जहाँ पे हमारा ये दोनों
रिब्स जाके ज्वाइन करती हैं, जिफॉइड कहते हैं। उसके नीचे आता है ये L2 के लेवल पे, सी शेप्ड होता है, 25 सेंटीमीटर लेंथ है, और इसकी जो ब्लड सप्लाई है ये एब्डोमिनल एओर्टा आपने सुना होगा, जो बीच में होता है, एक बड़ी हमारी नाड़ होती है खून की नाड़ी, उसमें कुछ फ्लेक्सेस होते हैं, सीलियक एक्सिस होता है, वो T10-11 के लेवल पे आता है। उससे 3 बड़ी नसें निकलती हैं, एक कॉमन हिपैटिक आर्टरी होती है, एक स्प्लेनिक आर्टरी होती है, और एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। ये अलग अलग जगह पे खून की सप्लाई करती हैं। तो जो ड्यूडेनम की सप्लाई होती है वो कॉमन हिपैटिक आर्टरी से थोड़ी दूर जाके एक गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी निकलती है, वहां से 2 आर्टरीज निकलती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। ये ड्यूडेनम के ऊपर वाले हिस्से को सप्लाई करती है और पैंक्रियास को भी सप्लाई करती है, एज द नेम इंप्लाइज, जैसे पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, तो मतलब पैंक्रियास और ड्यूडेनम को सप्लाई करेगी। ड्यूडेनम के निचले हिस्से को सप्लाई करते हैं, जैसे सीलियक एक्सिस होता है ऊपर, ऐसे नीचे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी मेन सप्लाई होती है इसकी। कुछ बीमारियां जो होती हैं इस आर्टरी के रुकावट के कारण भी आती हैं। इससे जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरीज निकलती हैं, वो निचले हिस्से को सप्लाई करती हैं। और ये आर्टरीज ऊपर वाली जो है सुपीरियर वाली और इंफीरियर वाली आपस में एनास्टोमोस भी करती हैं, ताकि तो बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है डिजीजेस से लड़ने का। अगर नीचे से इसकी सप्लाई रुक जाती है तो वो ऊपर से जो आ रही होती है, कम्युनिकेशन होता है, तो वहां से सप्लाई आ जाती है। इसी तरह से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी फैन आउट करती है, जैसे उसमें दिख रहा होगा पिक्चर में आपको, ये जो इस तरफ वाला आर्केड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला फोटोग्राफ है, उसके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो किस नसों का एक वेब बना हुआ है, जंजाल सा बना हुआ है। तो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, जो 4 से 6 मीटर की जो हमारी आंतड़ी है उसको सप्लाई करती है, आर्केड बनाती है। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर एक साइड की आर्टरी ऊपर वाली बंद हो जाती है तो नीचे से इसका कम्युनिकेशन है, तो वो सप्लाई जो है नीचे से आ जाती है। ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है, एक तरीके बनाए होते हैं बॉडी ने कि कभी एक जगह पे प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरी जगह से सप्लाई आता है। इसी तरह से नसों की भी वीनस ड्रेनेज इसके पैरेलल ही चलती है। अब खून आता है आंतड़ी में तो खून वापस भी जाना होता है, वो वेन्स के थ्रू जाता है, बट आंतड़ियों की वीनस सप्लाई में एक थोड़ा सा चेंज होता है कि इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो सेल होता है छोटी आंतड़ी का, तो ये न्यूट्रिएंट लीवर तक कैसे पहुंचेगा, वहां पे जाके स्टोरिंग होगी ना, वहीं जाके प्रोसेस होगा, तो उसके लिए मैकेनिज्म बनाया होता है। बाकी जगहों पे जैसे हाथ है, उसकी डिटेलिंग में मैं जाऊंगा नहीं, लिम्फ में भी एब्जॉर्ब होता है। देन इसकी नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई जो है सिंपैथेटिक भी है, पैरासिम्पैथेटिक भी है। ये 2 ग्रुप्स में बांटा हुआ। जो मोटर सप्लाई है कि आंतड़ी हरकत कैसे करती है, खाना ऊपर से नीचे कैसे जाता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आता है। कभी आप देखेंगे, आप लोग सर्जरी में लाइव वो देखते हैं, डायसेक्शन वगैरह या समथिंग, ऑपरेटिव नहीं है आपके इसमें, बट आप YouTube चैनल्स पे देख सकते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें आप देखेंगे कि प्रोपोगेटिव मूवमेंट्स होते हैं। अगर आप आंतड़ी को ऊपर कहीं ऐसे टच कर देंगे ना, दैट इज अ स्टिमुलस फॉर दैट आंतड़ी, तो वो आंतड़ी जो है एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। मसल्स होती है ना, स्मूथ मसल्स, इसमें तो ऐसे टाइट हो जाती है और मूव करती है, ऐसा लगेगा जैसे आंतड़ी चल रही है, उस तरह से देखते हैं। तो वो एक्टिविटी करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसकी सप्लाई आती है वेगस नर्व से। क्रेनियल नर्व कौन सा नंबर है? वेगस, क्रेनियल नंबर 10। तो वेगस की एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रंक्स होती हैं, जो डायफ्रामेटिक होल से एओर्टा के अराउंड से निकल, उससे इसोफेगस के अराउंड निकलती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसके कारण ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसे ही सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। इसमें फर्दर डिटेलिंग आ जाएगी जब ये नर्व्स जो हैं जाती हैं, एक मेसल्स फ्लेक्सर्स और मेसल्स फ्लेक्सर्स होता है, ये स्मूथ मसल्स के उसमें होता है, एक सबम्यूकोजल होता है। इसकी भी अलग अलग डिजीजेज हैं बच्चों की, जैसे मैं कंजेनिटल एनोमलीज आपको बता रहा था, जिनमें ये फ्लेक्सर्स एब्सेंट होते हैं, उसको एक डिजीज होती है बच्चों की, उसको हर्षस्प्रंग डिजीज कहा जाता है। वो बड़ी आंतड़ी की डिजीज है, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बच्चे को, बच्चा अपना स्टूल्स पास नहीं कर सकता है, पेट फूल जाता है, आंतड़ी फूल जाती है। तो इसमें हम वो आंतड़ी काटते हैं और नई आंतड़ी जोड़ते हैं, उसी आंतड़ी के अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। सो एक छोटा सा एनोमली जिसमें कि ये जो फ्लेक्सर्स होते हैं नर्व एंडिंग्स के, वो मिसिंग होते हैं, एब्सेंट होते हैं, गैंग्लियन सेल्स कहते हैं इनको, उससे एक इतनी बड़ी डिजीज जो क्लिनिकली प्रेजेंट करती है हो सकती है।
So knowledge of these things is important because इसका bearing further future में, but you never know. Life science is very dynamic. आज जो तथ्य माना जाता है 15, 20, 30 साल के बाद रिसर्च के बाद और नई चीज निकल जाएगी तो वो ऑब्सोलीट हो जाता है। तो वी नेवर नो कि कल को एक समय ये भी आएगा कि ऑपरेशंस और दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ध्यान लगाओगे, इतनी वो एक्वायर कर लोगे अपने अंदर इंटरनली ही कि अपने आप ही उस डिजीज को क्योर कर सकते होगे। मे बी अ टाइम विल कम समडे 100, 200, 300 years down the line। आज से 200 साल पहले की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या होता था यूरोप में भी, प्लेग आया पूरा गांव साफ हो जाता था। तो आज देख लो कितना तरक्की हो गया हुआ है कि वी आर गोइंग इनटू द जेनेटिक लेवल आल्सो। सो सी डाउन 200 इयर्स डाउन मेडिसिन नई उभर के आ रही है एंड आई फील कि जो हमारी पद्धति है पुरानी, हमारे एंशिएंट वेज ऑफ ट्रीटिंग थिंग्स हैं, दे विल अगेन रिजुविनेट, फिर से रीबर्थ होगा इन चीजों का एंड विल सी। हम नहीं देखेंगे, हो सकता है हमारी आने वाली जनरेशंस देखेंगे। चलिए एनाटॉमी में छोड़ता हूँ, अदरवाइज इसी में घूमता रहूंगा। कमिंग टू द डिजीजेस, नियोप्लास्टिक को मैं पहले टच करता हूँ बिकॉज इट हैज अ वेरी ग्रेट बियरिंग ओवर द हेल्थ केयर ऑफ सिस्टम ऑफ द कंट्री। इसमें जो कैंसर्स हैं इनको दो तरह से डिवाइड किया गया। एक कैंसर्स होते हैं बिनाइन, हालांकि ये ग्रोथ होती है इसमें लेकिन ये इतने खतरनाक नहीं होते हैं, इतने डेंजरस नहीं होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग। अगर इनको ट्रीट कर दिया जाए, जैसे किसी को छोटी आंतड़ी में कहीं कैंसर है, रसोली हो गई है, कैंसर है, रुकावट आते हैं, थोड़ी कॉस्टली टेस्ट है बट पता लग जाता है कि हाँ ये इस तरह का CEA लेवल कहते हैं इसको, तो इस तरह का कैंसर है। तो अगर वो बिनाइन लेजन है, मैलिग्नेंट नहीं है, अगर आप उसका काट के जोड़ देते हो आंतड़ी, दैट इज क्योरेबल। उसके बाद इंसान जो है 30, 40, 50 साल जी जाता है। बट अगर वो मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर है, उसमें जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है बिकॉज मैलिग्नेंट जो कैंसर होता है उसका जो फैलाव है वो पूरी बॉडी में हो सकता है। उसका जो अंश है वो लीवर में भी चला जाता है, ब्रेन में भी चला जाता है, किडनीज में भी जा सकता है, लंग्स में भी जा सकता है और वहां पे जाके वो कैंसर फैला देता है। वो सिस्टम बॉडी का जो है खराब होना शुरू हो जाता है। तो मैलिग्नेंट जो कैंसर्स होते हैं वो ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो उनकी अर्ली डिटेक्शन इज the more early the cancer is, malignant cancer is detected, more chances of curability is there। जैसे अगर कोई एक मैलिग्नेंट कैंसर को इमीडिएटली पता चल गया है, उसका आपने ट्रीटमेंट कर दिया। आजकल तो ट्रीटमेंट के बड़े तरीके आ गए हैं, एक तो हो गया सर्जरी, आजकल कीमोथेरेपी भी आ गई है, बट कीमोथेरेपी इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ये भी होता है कैंसर बट चांसेस आर वेरी लेस। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग, नॉन स्मोकर्स गेटिंग लंग कैंसर इज वेरी लेस as compared to the person population having smoking as well। तो इसी तरह से आंतड़ी के कैंसर में भी खाना पीना जो होता है उस पे उसका बेयरिंग है। जैसे अगर आप कॉन्स्टिपेटिंग डाइट लेंगे, कॉन्स्टिपेटिंग डाइट में क्या क्या आता है, एक तो मीट आ जाता है, मांस, किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा, मांस, चिकन, मटन, ये सब कॉन्स्टिपेटिंग डाइट में आता है। नॉर्मल रूटीन डाइट में कौन कौन सी डाइट कॉन्स्टिपेटिंग होती है? दूध, milk is also constipating, rice is also constipating, wheat is non constipating। इस तरह से sugar that is non constipating, diarrheal है। इसीलिए हम शायद गुड़ खाते हैं, रात को दूध जब पीते हैं तो गुड़ वाला दूध पीते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि इससे constipation नहीं होती है, you can freshen up early in the morning। तो इस तरह का लाइफस्टाइल जो हमारा है वो हमें चेंज करना है, तो हम इस तरह की जो डिजीजेस हैं उनको कर्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एसोसिएशन है कॉन्स्टिपेशन का कैंसर के साथ। क्यों? क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमारा जो मल होता है या खाना पीना जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है उसमें टॉक्सिन्स भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही हैं, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो फीसिस में निकल जाते हैं बाहर। तो ट्रांजिट टाइम कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो जो टॉक्सिन्स उस मल में होते हैं वो ज्यादा देर तक बॉडी में टच में रहते हैं सेल्स के साथ, जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं। तो जितने ज्यादा देर तक वो रहते हैं उतना वो ज्यादा नुकसान करते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ 10, 20, 30 इयर्स वो सेल्स में मैलिग्नेंट चेंजेस आना शुरू
ऐसा नहीं है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट नहीं करता है। जो भी हम खाते हैं वो इंटेस्टाइन के सेल्स को अफेक्ट कर रहा होता है। इसीलिए इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं उनका टर्नओवर 5 डेज का होता है। जो सेल पिक्स होते हैं ना, मिकोजा होता है, आई होप यू आप पता होगा आपको हिस्टोलॉजी में मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरिस मिकोजा और वो जो सारे आते हैं आपके स्मूथ मसल सेल्स एंड देन सीरोसा, तो वो टच में आ रहा होता है। तो ये सेल्स की जो लेयर होती है, 4-5 सेल्स की लेयर जो मिकोजा की होती है, ये सेल्स जो है 5 दिन के अंदर अंदर ही शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नए सेल्स आ जाते हैं, क्योंकि टॉक्सिन उन पे एक्ट कर रहे होते हैं। अगर एक ही टाइप के सेल रहेंगे तो वो टॉक्सिन एक्ट करता रहेगा तो इमीडिएटली बन जाएगा। तो बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है। तो ये टॉक्सिन्स जितनी देर तक रहेंगे बॉडी में, ज्यादा रहेंगे, जितना ट्रांजिट टाइम ज्यादा होगा उतना ज्यादा नुकसान करते हैं। तो चांसेस ऑफ कैंसर आर हाई इन दोज पॉपुलेशंस। दैट इज व्हाई कश्मीर में सब मीट ईटिंग है वहां पे। तो एंड कैंसर का मैंने जम्मू में भी काम किया, कश्मीर में भी 20 साल जम्मू में काम किया, लास्ट 15 साल से कश्मीर में हूँ। कैंसर का जो वहाँ पे रेशियो है वो 10 टाइम्स ज्यादा है। गॉल ब्लैडर का कैंसर ले लो, आंतड़ी का कैंसर ले लो, किसी भी चीज का कैंसर ले लो, वहाँ पे ज्यादा है। बिकॉज ऑफ एक तो वो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, नेवी ठंड के कारण, और दूसरा मीट ईटिंग पॉपुलेशन। सो लाइफस्टाइल में अगर मीट ईटिंग कंजम्पशन, मीट कंजम्पशन कम कर देंगे, उस पॉपुलेशन में चांसेस ऑफ कैंसर इज वेरी हाई। तो आपके टच में जितने भी पेशेंट्स आएंगे और जिनको भी इस तरह की कोई हिस्ट्री होगी किसी की फैमिली में, या आप उनको एक राय दे सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं टू अवॉइड कॉन्स्टिपेटिंग डाइट। एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिपेटिंग डाइट इज मीट ईटिंग। इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, ये एनुमरेट किए हुए हैं। हर एक डिजीज को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया होता है। कोई एक किसी डिजीज में एक टाइप का चीज होगा तो वो एडिनोमा हो जाएगा, फाइब्रोमा हो जाएगा, एंजियोमा, वेस्कुलर ट्यूमर है। ये फर्दर डिवाइड किया फ्रॉम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट ये होते क्यों हैं उसके ऊपर प्रिवेंशन पे छोटा सा एक पैराग्राफ लिख के हर किताब छोड़ देती है। तो हमारा ज्यादा जो ध्यान होना चाहिए प्रिवेंशन पे होना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे होना चाहिए। ट्रीटमेंट पार्ट इज ओके, वो तो हमने करना ही करना है। उसके अलावा जो आप उनको गाइड कर सकते हैं वो प्रिवेंशन पार्ट है। अब मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स आए हैं। जिस्ट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, इसमें जो मिकोजा, सब मिकोजा, स्मूथ मसल्स, उसके बारे में मैं बता रहा था। इसमें ये स्मूथ मसल का सेल जो होता है ट्यूमर होता है, इसमें स्मूथ मसल बढ़ना शुरू हो जाता है। जेनेटिक इसके वो भी हैं, रिस्क फैक्टर्स भी हैं और लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स भी हैं जब ये हो जाता है। बट ये है कि ये नॉन मैलिग्नेंट होता है जब तक ये छोटा है, इसलिए जल्दी डिटेक्ट हो जाए और इसकी सर्जरी कर दें तो ये नॉन मैलिग्नेंट रहता है। मतलब एक बार सर्जरी कर दिया तो क्योर रहता है। बट ये 10 सेंटीमीटर से अगर बड़ा हो जाता है या लेट पता लगता है, उसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल इसका इंक्रीज हो जाता है। फिर उसमें फर्दर टेस्ट में आजकल वो एक मोनोथेरेपी आई हुई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की थेरेपी आई हुई है, कॉस्टली थेरेपी है, वो देना पड़ता है, दैट इज अ कीमोथेरेपी। एडिनोकार्सिनोमा किसी भी ऑर्गन का जो कैंसर होता है, मोस्ट कॉमन जो है एडिनोकार्सिनोमा, आंतड़ी का खासकर एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर। मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर, 90% कैंसर्स एडिनोकार्सिनोमा के होते हैं। एडिनोकार्सिनोमा रिस्पॉन्ड्स वेरी लेस टू कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। जैसे लंग का कैंसर है उसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बड़ा अच्छा एक्ट करती है। ब्रेस्ट का कैंसर है उसमें आपकी जो है कीमोथेरेपी अच्छा एक्ट कर जाती है, ERPR रिसेप्टर्स आ गए हैं। बट एडिनोकार्सिनोमा जो होता है इसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का रोल बहुत कम है। रोल सर्जरी का आ जाता है कि यहाँ सर्जरी करनी पड़ती है। दैट इज व्हाई इट्स वेरी। और आंतड़ी जो है इतना बड़ा फंक्शन है आंतड़ी का एब्जॉर्प्शन का। अगर प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम और डिस्टल आइलियम हमें काटना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ सम डिजीज, कैंसर, तो उसमें शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है बिकॉज वो आंतड़ी है ही नहीं है जो एब्जॉर्ब कर सकती है न्यूट्रिएंट्स। तो आपको सप्लीमेंट देने पड़ते हैं लाइफ लॉन्ग उस पेशेंट को। लिम्फोमा इज अनदर काइंड, ये पूरी बॉडी में हो सकता है। लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनका कैंसर होता है। तो क्योंकि आंतड़ी के अंदर पेयर्स पैचेस होते हैं, जो टर्मिनल आइलियम है, छोटा आंतड़ी है, उसमें जो आपके सबम्यूकोजा में एक लिम्फोइड एग्रीगेशंस होते हैं जो इम्यूनिटी सेल्स जिसे आप बोलते हैं,
जैसे आपने कुछ खाया, उसमें मान लो कोई बैक्टीरिया था जिससे डायरिया हो जाता है, तो सबसे पहले जो टच में आएगा जब वो आंतड़ी के सेल के साथ, तो वहाँ पे ये लिम्फाइड एग्रीगेशन होता है पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एक्ट करेगा, वो इसको निरस्त करेगा, उस पर एक्ट करेगा उस बैक्टीरिया पे, तो उसके कारण क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। उन्हीं में जब अनकंट्रोल्ड स्वेलिंग हो जाएगी उन पेयर्स पैचेस में, तो वो लिम्फोमा बन जाता है। इसके जेनेटिक कॉजेज भी हैं, इसके फिनोटाइपिक कॉजेज भी हैं, लाइफस्टाइल कॉजेज भी हैं। तो बट जब ये लिम्फोमा हो जाता है, लिम्फोमा की कीमोथेरेपी मैनेजमेंट है, तो चॉप रेजिम, कुछ कीमोथेरेपी मॉप एंड चॉप रेजिम्स कहते हैं हमारे इसमें, 3-4 ड्रग्स मिलके, बट वो ड्रग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो ड्रग्स मैलिग्नेंट सेल पे तो एक्ट करती हैं, नॉर्मल सेल पे भी एक्ट करती हैं, उससे बॉडी के, तो आपने देखा होगा ना जिनको ब्रेस्ट कैंसर वाली लेडीज को जब कीमोथेरेपी चल रही होती है वो गंजे हो जाते हैं। काफ़ी फिल्म स्टार भी हैं जिनको हुआ है इस तरह का ब्रेस्ट कैंसर, तो बाल एलोपेशिया हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, कीमोथेरेपी इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई होती है, आपके नाखून गल जाते हैं, स्किन जो है एक्सफोलिएट होना शुरू हो जाती है। तो कीमोथेरेपी इज नॉट अ सिंपल मेडिकल मैनेजमेंट। तो लिम्फोमास का कीमोथेरेपी का अच्छा रोल होता है, उससे बिना सर्जरी के भी लिम्फोमास खत्म हो जाते हैं समटाइम्स कीमोथेरेपी, कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में। बट अगर उससे नहीं फर्क पड़ता है देन सर्जरी इज द लास्ट रिजॉर्ट, हमें वो आंतड़ी का पार्ट काटना पड़ता है जहाँ पे ये लिम्फोमास होते हैं। Another type is carcinoid. Carcinoid of appendix एक ऐसी होती है, उसमें कैंसर होता है अपेंडिक्स में, एक टाइप है कार्सिनोइड का, उसमें छोटा सा एक कैंसर है अपेंडिक्स में, लेकिन हमें पूरी राइट साइड की आंतड़ी काटनी पड़ती है बिकॉज उसका फैलाव इतना हो जाता है। सो कैंसर इज अ वेरी ड्रेडेड कंडीशन, और खासकर अगर वो फैल गई हो, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी 6 months to 2 years ही रहती है। एंड दैट टू अगर ट्रीटमेंट ले भी लेते हैं तो जो मॉर्बिडिटी है, दो चीजें होती है ना, एक होती है मोर्टेलिटी, एक होती है मॉर्बिडिटी। किसी भी डिजीज से मोर्टेलिटी और दूसरा उसके कारण लाइफस्टाइल में जो तकलीफें आती हैं मॉर्बिडिटी। तो हम लाइफ तो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देते हैं 6 महीने से 2 साल तक, लेकिन मॉर्बिडिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कई बार कैंसर में ऐसा होता है कि हमें जो मल वाला रास्ता है पेट से निकालना पड़ता है, उसको इलियोस्टमी या कोलोस्टमी कहते हैं, क्योंकि नीचे की सारी आंतड़ी निकाल दी होती है। तो आप खुद इमेजिन करो कि एक पेशेंट है, उसको बैग लगा के यहाँ से मल निकलता है, घर वाले उसका बैग चेंज करेंगे, यहाँ कोलोस्टमी के कारण कई साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, रेड हो जाता है, कोलोस्टमी बाहर आ जाती है आंतड़ी आदि। इस तरह से एक तो पेशेंट को तो हो ही रही है तकलीफ, उसके साथ जो उसके घर में है तीमारदारी जो करते हैं वो भी एक बंदा उनके साथ बन जाता है। तो इस तरह से कितना एक बर्डन पड़ता है हेल्थ केयर का उस फैमिली पे। So the best way is to prevent. मैं फिर इसी पे जोर दूंगा कि हमें अपना लाइफस्टाइल ऐसे मॉडिफाई कर देना है कि ये चीजें हो ही ना। देन कुछ डिजीजेज आती हैं जो फंक्शनल डिजीजेज हैं, अभी तक तो हम मॉर्फोलॉजिकल बोल रहे थे, जो कंजेनिटल, इन्फ्लेमेटरी, नियोप्लास्टिक और ट्रॉमेटिक मैं बोल रहा था वो मॉर्फोलॉजिकल है। अब आ जाती है फंक्शनल, जैसे आम सुना होगा आपने कि या मैं खाता हूँ कुछ भी नहीं पचता है, या पेट फूल जाता है, या डायरिया हो जाता है, तो उसमें पाचन शक्ति की जो है कमी आ जाती है। उसमें माल अब्जॉर्प्शन डिजीजेस हैं, उसमें बड़े नाम है, ट्रॉपिकल स्क्रू, विपल्स डिजीज, सीलिएक डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, आपने सुना होगा कि दूध पीते हैं तो उस समय फ्लैटुलेंस या ब्लोटिंग या डायरिया हो जाता है। तो इसमें भी जो है इतना शोध हो गया है कि आप बायोप्सी लेते हो, उससे आपको पता लग जाता है हाँ इसमें इस तरह की है, तो ये वाली चीज नहीं खानी है आपने। जैसे ग्लूटेन फ्री खाते हैं ये जो आपके स्क्रू वाले होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का जो खाना होता है, किसी को मिर्ची से होता है, जैसे ही मिर्ची खाएगा तो उसको एकदम जैसे एलर्जिक रिएक्शन होता है वैसे हो जाता है। तो उस तरह की चीजें डायग्नोज हो जाती हैं और उस चीज को अवॉइड करना होता है, तो उससे वो इम्प्रूव हो जाता है। इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ दिस, इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट। एंड क्लिनिकल पिक्चर सबका ऑलमोस्ट एक जैसा होता है माल एब्जॉर्प्शन का। किसी को खाने पीने से अगर डायरिया या स्टिटोरिया का आप ऐसे पता कर सकते हैं कि जब आप जो मल होता है उसको अगर साफ करने के लिए
वॉश करते हैं तो ऐसे तो वॉश हो जाता है, लेकिन कभी कभी किसी टाइम चिपका रह जाता है, तो दैट मीन्स कि उसमें फैट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। ऐसे तो स्टूल टेस्ट होते हैं, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि फैट की कितनी मात्रा जा रही है। अगर अधिक मात्रा निकल रही है तो दैट मीन्स फैट माल एब्जॉर्प्शन है। बट लेकिन जहाँ पे जैसे पेरिफेरी है, पीएचसी है, वहाँ पे तो ये टेस्ट होते नहीं है, तो वहाँ पे क्लिनिकली इंडायरेक्ट आप ले सकते हैं। पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आप जब मल को कपोल में वॉश करते हैं तो वो चिपका तो नहीं रहता है। अगर वो चिपका रहता है दैट मीन्स उसमें फैट की माल एब्जॉर्प्शन है, फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो कौन सा सिक्रेशन आएगा इसमें डेफिशिएंट है जिसके कारण फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है? पैंक्रियाटिक का होता है, पैंक्रियास से फैट एब्जॉर्ब। तो फिर आप फर्दर टेस्ट करवाओगे उसके, एंड देन एंडोस्कोपी करके ब्रश बॉर्डर का वो जो बायोप्सी है वो ले लोगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो पता लग जाता है कि किस चीज के कारण ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। एंजाइम्स होती हैं, लाइपेज हो गया आपका, जो लाइपेज है, ये सारी की सारी एंजाइम्स, उनको आप रिप्लेस करते हो, टैबलेट फॉर्म में देते हो, कैप्सूल फॉर्म में देते हो, उनको पैंक्रेटो फ्लैट जैसे आता है 10,000 यूनिट 20,000 यूनिट का, वो देना पड़ता है। पैंक्रियास की डिजीज में जिसमें सर्जरी हो गई होती है पैंक्रियास की, पैंक्रियास निकाल दिया होता है, तो उसमें भी आप रिप्लेसमेंट देते हो। रिप्लेसमेंट्स हैं हमारे पास, कोई भी डिजीज होगा हम उसके बदले कोई ना कोई थायराइड निकाल देते हैं, जिसका थायराइड का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। रिप्लेसमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन है कि वो रिप्लेसमेंट्स जो हमारा नेचुरल है उसको कम्पीट नहीं कर सकता है। जो चीज़ नेचुरली बॉडी करती है उसको जो हम एक्सोजेनसली मतलब बाहर से जो देते हैं, सप्लाई देते हैं, वो कवर नहीं कर सकता है। फेलियर टू थ्राइव, वजन कम हो जाएगा, जैसे बोलेंगे कपड़े ढीले हो जाएंगे, कमजोर लगने लगेगा, ये भी माल एब्जॉर्प्शन की निशानी होती है। वेट लॉस होगा उसका, माल न्यूट्रिशन होगा, जैसे जीभ पकना शुरू हो जाती है या छाले पड़ जाते हैं माउथ के अंदर, दैट इज आल्सो इनडायरेक्ट केस में मल्टीविटामिन की कमी है, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हो। एब्डोमिनल पेन में डिस्टेंशन होगा, पैलर होगा, अनीमिया, खून की कमी आ जाएगी। कौन सा विटामिन इंडिकेटेड होता है खून की कमी में? एक टाइप का होता है ना अनीमिया, एचबी से तो हो गया, दूसरा अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से अनीमिया। माल एब्जॉर्प्शन से कौन सा अनीमिया होगा? किस विटामिन की कमी आती है? Pernicious, and the vitamin implicated is B12. So आप B12 की मात्रा उसको अधिक खाने के लिए बोलेंगे, वो किस में होता है? अब यहाँ पे आपके लिए वो आ जाएगा, एक समस्या आ जाएगी। B12 सबसे ज्यादा किस में होता है? मीट में होता है। तो आप तो मना कर रहे हो मीट खाने के लिए, किसमें? तो उनको आप रिप्लेसमेंट्स दोगे, ऑल्टरनेटिव दोगे, हाँ ऑल्टरनेट बताओगे। तो ये आपको पूरी नॉलेज रखनी है अपने पास कि किसमें क्या होता है विटामिन। जैसे जो आंवले हैं आपके या संतरा है उसमें क्या आएगा, वो सारा पता होना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन गाइड देम। वो तो अपनी तरफ से बताएगा, इसलिए आपने तो मना किया मीट खाने के लिए, ये नहीं है इसमें, तो मुझे दूसरा कुछ वो बताना है आपने। फिर पैरास्थीसिया, बोन पेन, ब्रेनिंग पेन, ये सारे के सारे जो हैं इसके फीचर्स हैं बिकॉज ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस में आजकल हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, सीटी स्कैन से लेके एमआरआई से लेके पैट स्कैन से लेके वो जो एंडोस्कोपी करते हैं उससे बायोप्सीज उठा लेते हैं हम। फिर बायोप्सीज जो उठाते हैं उसके अंदर जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं, जो म्यूकोजा के सेल्स, उसके अंदर जो तत्व होते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, ये इसमें एंटीग्लाइडिन, एंटी एंडोजाइमल एंटीबॉडीज, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज, बड़ी डिटेलिंग तक चले गए, लेकिन क्योर नहीं है। क्योंकि आप ये चीज हो जाती है फिर उसको आप ट्रीट करते हो, उसमें से भी रिस्पांस पार्शियली आता है बिकॉज ये जो भी दोगे आप दवाई को बाहर से दे रहे हो, एक्सोजेनसली दे रहे हो। इट कैन नॉट कंप्लीट जो बॉडी अपने अंदर से ही कर सकती है, बनाती है चीजें। आपने देखा होगा कि चोट लगती है, आप कुछ भी नहीं करो वो फिर भी ठीक हो जाती है, हील हो जाती है। देखा होगा आपने बड़ी बार, कहीं छाला पड़ जाता है, छिल जाता है, आप कोई दवाई नहीं लेते हो, थोड़े दिन उसको टॉलरेट करते हो तो अपने आप ठीक। दैट मींस बॉडी के अंदर हमारे ऐसी चीजें हैं कि बॉडी खुद भी ठीक कर सकती है, लेकिन है कि उसके लिए अब क्या प्रणाली एक्वायर करनी है, क्या क्या करना है, उस पर भी शोध होना चाहिए। देन सीलिएक डिजीज है,
अलग अलग डिजीजेज हैं, ऑलमोस्ट सबका जो है मैनेजमेंट इसी तरह से है, क्योंकि मैक्सिमम में देखा गया इन डिजीजेज में स्टेरॉइड्स ही देते हैं इलाज में। और स्टेरॉइड्स जो है डबल एज स्वॉर्ड होती है, दो धारी तलवार है, तो जितना फायदा देती है उतना ही बॉडी को नुकसान भी कर रही है। तो ये इलाज नहीं हुआ ना हमारी तरफ से, तो पक्का इलाज नहीं ना हुआ, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं। आपको सिर दर्द होती है, आप पैरासीटामोल या कुछ खा लेते हो, ठीक हो जाता है बिल्कुल, ऐसे जादू सा लगता है कि हाँ अभी तो इतनी दर्द हो रही थी, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उस एक पैरासीटामोल के टैबलेट ने हमें अंदर नुकसान कितना कर दिया हुआ है। बिकॉज ये जो दवाइयाँ होती हैं ना, इसमें एक दवाई का इंग्रेडिएंट अलग होता है, एक वेक्टर होता है जो सेल्स के अंदर इस दवाई को पहुंचाता है। 99% जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो उस वेक्टर के कारण होते हैं जो इन्होंने मिक्स किया होता है उस दवाई में, जो उनको इस दवाई को सेल्स तक पहुंचाती है। हमारा जो पुराना जो तरीका था, पुरानी प्रणाली थी, उसमें हम जो जड़ी बूटियां करते थे उसमें ये वेक्टर नहीं होता था। तो वो जड़ी बूटियां अभी शोध चाहिए उसमें भी कि कैसे हम उसे इंग्रेडिएंट को उस जड़ी बूटी से निकाल पाएं और उसको बॉडी के अंदर पहुंचाएं विदाउट अ वेक्टर। चलिए अधिक समय नहीं लूंगा मैं, आई थिंक काफी हो गया है, इसी पे मैं बंद करता हूं। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहता है छोटी आंतड़ी को लेके, या कभी कोई पेशेंट आया हो आपके क्लिनिकल उसमें प्रैक्टिस में जिसमें कि आपको कुछ डाउट लगा है, तो मेरे सामर्थ्य में जितना होगा प्रयास करूंगा कि मैं वो क्लियर कर सकूं। जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। माइक है कोई एक, माइक दे दीजिए। हेलो। Thank you, sir, for a very patient. This intestines was removed surgically. कितना पार्ट? I have the reports. I can show them to you. Okay. And he came to me after the second session of chemo. और तब उसकी जो नर्व्स का न्यूरोपैथी हो रहा था बेसिकली उसको, तो फिर I had to understand कि ये जो इंटेस्टाइन कट गई तो फिर उससे एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा था। इसमें डिपेंड करता है, वही मैंने बताया ना आपको कि इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स तो बड़े ही वो हैं वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम माय एब्जॉर्प्शन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम पार्ट है, जो प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन और टर्मिनल आइडियम, मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है वो यहीं से होती है। आयरन का ड्यूडेनम से आता है, देन विटामिन B12 का जो है टर्मिनल आइडियम से आता है, इस तरह से। और कितना परसेंट को बताना पड़ता है कि आपने कौन कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कौन कौन सा फूड लेना है, वो उनको एक डाइटरी चार्ट बना के देना होता है। तो अब इन पर्टिकुलर पेशेंट में कौन से पार्ट का कैंसर था, कौन कितना पार्ट निकाला गया है, और उनकी अब पोस्ट कीमोथेरेपी, क्योंकि कीमोथेरेपी के अपने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो क्या उनकी प्रेजेंटेशन है, कितना उन पे मॉर्बिडिटी कितना आया है, जैसे वेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहा है, सीटी वगैरह पेट वगैरह करवाया, सब क्लियर है, मतलब कैंसर नहीं है, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू गेन वेट, दैट मींस एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें सप्लीमेंट्स पे रखना पड़ेगा फॉर सम ड्यूरेशन एंड लाइफस्टाइल डाइटरी मॉडिफिकेशंस उनको बताएंगे। तो आप मुझे रिपोर्ट दिखा दीजिएगा जो उनका ऑपरेटिव पार्ट है एंड उनके क्या प्रेजेंटेशन है, तो देन आई विल। And sir, अगर पैनक्रियास का पार्ट निकाल देते हैं तो फिर how does it impact the functioning? पैनक्रियास में ऐसा है जो हार्मोनल पैनक्रियास के दो फंक्शन होते हैं, वन इज एक्सोक्राइन एंड वन इज एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसका तो चलो आप वो उसको एंजाइम्स दे सकते हैं, वो आती हैं आजकल 10,000 20,000 इन पैनक्रियाटोफ्लैट आती है या क्रियान आता है, वो लाइफ लॉन्ग 1 टैबलेट और 2 टैबलेट TDS आप रख सकते हैं, थोड़ा डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, फैट फ्री डाइट एंड ऑल दैट। एंड जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें अगर तेल निकला है, क्योंकि मैक्सिमम 90% जो एंडोक्राइन का पार्ट होता है वो तेल में निकला है, अगर तेल निकला है तो समटाइम्स इंसुलिन पे रखना पड़ता है पेशेंट को, बिकॉज सारे सेल्स तो वही होते हैं। उसमें भी आप उसको यू कैन फॉलो अप द पेशेंट रेगुलरली, उनके करवाइए इन्वेस्टिगेशंस, अगर शुगर का इशू आ रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो उनको इंसुलिन पे डालना पड़ता है।